अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 6th सेमेस्टर। तो कुछ रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि पास पेपर करवा दें। हमने लाइव क्लासेस का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। तो आज 2019 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे नज़दीक सबसे इजी पेपर जो था ना वो 2019 का था, क्योंकि इसके लॉन्ग भी वो सिंपल मोस्टली थ्योरी टाइप थे, कोई कन्वर्जन नहीं आई, और शॉर्ट भी सिंपल सिंपल से ही थे। सबसे पहला शॉर्ट था डिफाइन SNI रिएक्शन। SNI रिएक्शन कौन से होते हैं? मैंने वीडियो में भी बता दिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसी रिएक्शन S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, I फॉर इंट्रामोलिक्यूलर। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने लिख बोला है इंट्रामोलिक्यूलर, यानी कि इंटर नहीं बोला मैंने, इंट्रामोलिक्यूलर बोला है। कि ऐसे रिएक्शन जिनमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो टैकिन न्यूक्लियोफाइल होता है, वो रिएक्टेंट के अंदर ही प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है, यानी कि उसकी कन्फिग्रेशन वही होती है जो हमारे पास रिएक्टेंट की होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा एक रिएक्टेंट है, और यहाँ से किस चीज़ ने बनना है? RCl ने बनना है, यानी कि अल्कोहल से क्या बनना है? अल्काइल हैलाइड बन रहा है। और इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली ईथर यूज़ कर लेते हैं, ईथर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और SOCl2 ये एक रिएक्टेंट है, और इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो है इसके एग्जांपल है। अब इसके मैकेनिज्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन है और आपने यहाँ तक लिखेंगे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मज़ीद ये SOCl2 कैसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये आपने SNI रिएक्शन की जो वीडियो है वहाँ पे आपने देख लेना है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइसोटोपिक लेबलिंग। आइसोटोपिक लेबलिंग हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में। इसमें क्या होता है कि हम रिएक्टेंट में किसी एक एटम के जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके आइसोटोप से, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, इसी तरह हम वैसे कार्बन 12 यूज़ होता है तो उसको हम रिप्लेस कर दें कार्बन 14 से। ऑक्सीजन अगर यूज़ हो रहा है तो ऑक्सीजन 18 से रिप्लेस कर दें। इसकी एक और एग्जांपल मैंने दी थी जब हम सिन एंड एंटी एडिशन की है, उसमें भी मैंने हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम की एडिशन करवाई थी ताकि हमें पता चल जाए, तो वो भी आइसोटोपिक लेबलिंग में आती है। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, यानी कि एसिड और अल्कोहल मिलकर एक एस्टर की फॉर्मेशन होती है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये OH ग्रुप, ये मैंने अपोजिट लिख दिया, मुझे लिखना तो कुछ इस तरह से चाहिए। चलिए मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये OH और ये OH, यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन होता है जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ने लीव करना होता है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो इस एटम की यूज़ होगी या इस एटम की यूज़ होगी, यानी कि एसिड की ऑक्सीजन यूज़ होगी या फिर अल्कोहल की ऑक्सीजन यूज़ होगी। तो इसलिए हम इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आइसोटोपिक लेबलिंग करते हैं। अब वैसे आप तो ये कह रहे होंगे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी यूज़ हो या इसकी यूज़ हो? तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है? मैकेनिज्म में फ़र्क पड़ता है। उसमें जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिएक्टेंट आ जाता है या वो एसिड होगा या फिर अल्कोहल होगा। तो ये एक लंबी बहस है। अभी तक आप ये समझें कि हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन 16 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन 18 है। तो इस केस में अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये कि ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बने। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन किसकी यूज़ हो रही है? अल्कोहल की यूज़ हो रही है। तो जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 ये वाला और C डबल बॉन्ड O एंड अब ये ऑक्सीजन कौन सी है? ये वाली ऑक्सीजन कौन सी है? ऑक्सीजन 18, तो मैं इसके ऊपर 18 लिख दूंगा, और साथ में ये OH रिमूव हो गया और ये CH2 एंड CH3 आ जाएगा। अब एक तो मेथड ये था कि इसमें कौन सी ऑक्सीजन यूज़ हुई है? अल्कोहल की। एक यहाँ पे दूसरा है कि इसकी इस तरह से वाटर की रिमूवल हो, यानी कि ऑक्सीजन किसकी यूज़ हो? एसिड की यूज़ हो, यानी कि जो ऑक्सीजन 18 है वो वाटर बन के यहाँ से रिमूव हो जाए, और जो हमें प्रोडक्ट फिर उस सूरत में कौन सा मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड अब ये सॉरी यहाँ से H रिमूव होना है ना, तो H को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और O जो है वो वैसे रहेगा,
और साथ में क्या आ जाएगा O एंड CH2 और CH3, और यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है उसमें कौन सी ऑक्सीजन है 18। तो यही प्रोडक्ट सेम होंगे दोनों, सिर्फ क्या होगा हमने मैकेनिज्म को देखना कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट हुआ है बना है, तो वो हम देखेंगे। इसमें अब ऑक्सीजन 18 आ रही है और इसमें सिंपल ऑक्सीजन आ रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने इस इन्वर्जन को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। वाल्डन इन्वर्जन होती क्या है, द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन SN2 रिएक्शन इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। यानी कि कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज होता है। अब कन्फिग्रेशन क्या है, अगर मालिक्यूल की पहले जो कन्फिग्रेशन है वो S थी, बाद में R हो जाए, पहले अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बाद में वो लिवर रोटेटरी हो जाए, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आता है। तो अभी आपने सिर्फ इस डेफिनेशन याद रखें और फिर इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न क्या है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है ये बैक साइड से जाकर अटैक करता है, फ्रंट से क्यों नहीं अटैक कर सकता। SN2 एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें एक ही स्टेप में एडिशन हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। और जब तक यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा होगा, अब लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है और न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये सामने से इसके ऊपर जाकर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपल्जन होगी। ठीक है, तो ये रिपल्जन होती है तो अटैक नहीं कर पाते, इसलिए ये बैक साइड से आके इसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर फ्रंट साइड से जो लिविंग ग्रुप है वो लीव हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप X है, जो लिविंग ग्रुप है, ये किस साइड पे लगा हुआ है, राइट साइड पे। प्रोडक्ट में कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। तो ये रिटर्न इन्वर्जन हो गया, पूरा प्रोडक्ट इन्वर्ट हो गया, इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वर्जन। और ये वाल्टन ने डिस्कवर की थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाल्टन इन्वर्जन। फोर्थ क्वेश्चन था वाई एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। एक्टिव मैथिलीन रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो ये मैंने एक्टिव मैथिलीन के इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था उसमें बताया था कि एक्टिव मैथिलीन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मिथाइलिन ग्रुप दो ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हो डायरेक्टली जो कौन हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखें। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे ये श्योर होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप वही होंगे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो ये मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इधर ऑक्सीजन है और इधर फिर CH2, ये सिंगल ऑक्सीजन है, और उसके साथ दूसरी तरफ से एक और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये चीज़ क्या है, एक्टिव मैथिलीन है। अब इसमें होता क्या है कि ये वाले जो ग्रुप हैं, ये जो साइडों पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं, और ये वाली जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके नतीजे में ये कौन सा बन जाता है कंपाउंड, ये स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। अब इसके साथ लगी जो हाइड्रोजन है वो भी एसिडिक हो जाती है। अब जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है उसको रिमूव करवाना आसान हो जाता है, और जब रिमूवल आसान होगी यानी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, इसी वजह से ये एक्टिव मैथिलीन वेरी रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उसके दोनों साइडों पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे होते हैं जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट करके उसको एसिडिक बना देते हैं। पांचवा क्वेश्चन था व्हाट इज डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर रिएक्शन, उसकी एग्जांपल उन्होंने पूछी हुई थी। तो ये सिंपल वही डार्जन रिएक्शन ही है। उसमें क्या होता है, एक अल्फा हेलो एस्टर है, अल्फा कार्बन के साथ, ये अल्फा कार्बन है उसके साथ हेलोजन लगी हुई है, और ये एक एस्टर है। तो अल्फा हेलो एस्टर है वो रेट किसके साथ करता है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रेट करता है, और हमें प्रोडक्ट कौन सा देता है, अल्फ़ा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो ये मैंने डार्जन कंडेंसेशन में भी करवाया हुआ है इसका सारा मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। और याद रखें प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, जब आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप डेफिनेशन से ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, इसलिए मैं कहता था कि डेफिनेशन मस्ट याद रखें। अब ये अल्फ़ा बीटा ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इस वजह से अल्फ़ा, और ये ऑक्सीजन की वजह से एपॉक्सी, और इसकी वजह से हम इसको एस्टर कह रहे हैं। 6 क्वेश्चन था कि आप नाइट्रो ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन जितने भी थे वो सारे 6 सेमेस्टर जो 2020 से जो बैच चला आ रहा है वहाँ पे ये टॉपिक निकाल दिया गया। ये अब ये टॉपिक मौजूद नहीं है, ये 2019 वाले बैच में था, 2020 में ये टॉपिक नहीं है, तो ये हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने फिर भी करना होगा तो मुझे बता दें, मैं समझा दूंगा, नो वरीज। 7 क्वेश्चन था हमारे पास, सेट सेव रूल ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे 2 रूल पढ़े थे एलिमिनेशन में, आप लोगों ने फाइल से देखे होंगे।
हॉफमैन रूल एंड सेट रूल एलिमिनेशन क्या होता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एलिमिनेशन के नतीजे में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट या जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो वाला प्रोडक्ट होगा जिसके पास हाई सब्स्टिट्यूशन हो गया। हाई सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा लगे होंगे। एक रिएक्शन से समझते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसने अब कन्वर्ट होना है, इसकी एलिमिनेशन होनी है, हम हीट करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। ये अल्कोहल है, इसकी अभी ना रिमूवल होगी। एक तो ये है कि OH ने यहाँ से रिमूव होना है, OH ने होना ही होना है रिमूव, ठीक है। अब साथ में जो दूसरी हाइड्रोजन होती है वो कहाँ से रिमूव होती है? बीटा कार्बन से। अब बीटा कार्बन कौन सी होती है? जो अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। अब ये भी बीटा कार्बन है, ये वाली भी बीटा कार्बन है, अब ये वाली बीटा कार्बन है। अब पॉसिबिलिटी तो ये है, यहाँ से भी H रिलीज हो सकता है, सेकंड वाला यहाँ से भी H रिलीज हो सकता है, यहाँ से भी H रिलीज हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? तो ये अभी हम स्टेबिलिटी देखेंगे। वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी। अब अगर फॉर सपोज ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, जहाँ से प्रोडक्ट निकालूँ ना मैं हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, ठीक है। तो मैं इससे निकाल रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं इससे निकाल रहा हूँ। ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, CH3 एंड CH3, इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ में ये C, अब ये इससे जब मैंने हाइड्रोजन निकाली तो इन दोनों का कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल। तो ये CH2 हो जाएगा, साथ में ये CH3, ठीक है। और अब एक और पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, ये वाला, ठीक है। अभी नीचे जगह नहीं है तो इसका प्रोडक्ट मैं सामने लिख रहा हूँ। अब इसमें इन बीटा कार्बन के बजाय इस बीटा कार्बन से जो है वो एलिमिनेशन हो, तो उसमें क्या होगा? ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये CH3 ऐसे आ जाएगा, ये CH3 ऐसे, ये CH3 इस तरह, और ये CH3 इस तरह से आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें इस वाले रिएक्शन में, इसमें कितनी सब्स्टिट्यूशन हुई है? ये हमारी बन जाएगी पेरेंट चेन, और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो 2 मॉलिक्यूल लगे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी है पेरेंट चेन, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूशन हुई हैं, यानी कि 4 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर होगा। ये वाला लेस स्टेबल होगा, और ये वाला हाईली स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि सेट रूल ये कहता है कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। 8 क्वेश्चन था कि अल्काइल जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी? तो ये भी वही बात है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन था बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। इनका बिल्कुल स्लाइड से डिफरेंट है कि सारी जो बेसेस होती है ना, सारी बेसेस वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर सकती हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। ये आपने याद रखें, इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें मैंने कोशिश तो की है इसमें जो डिफरेंस लिखने की, कि बेस वो होती है जिसके जो OH नेगेटिव आयन देती है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट कर देती है, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है कि जिसके पास एक अनशेयर्ड लोन पेयर लाजमी होता है। अब चाहे वो OH नेगेटिव हो, अब ये भी तो एक बेस ही है, OH नेगेटिव बेस भी है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि सेकंड मैंने लिखा है अटैक ऑन प्रोटॉन, कि बेस जो हमेशा ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, किसी भी कंपाउंड में अगर प्रोटॉन मौजूद है ये उसके ऊपर जाके अटैक करेगी। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियोफाइल हर उस एटम पे अटैच करता है जिस हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम पे ये अटैक कर सकता है। तो ये इनका एक डिफरेंस है। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उस पे बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि एसिड बेस हमेशा वही रिएक्शन देगा जिसमें, मतलब बेस हमेशा वही रिएक्शन देगी जिसमें एसिड इन्वॉल्व होगा, यानी कि मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे। जबकि न्यूक्लियोफाइल वो रिएक्शन देंगे जिनमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होंगे, यानी कि या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर एलिमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इनका टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये देते हैं उसकी बेस पे इनका एक डिफरेंस है। एग्जाम्पल में अमोनिया है, अमोनिया जो है ये वाटर की तरह है, यानी कि ये बेस में भी एक्ट कर सकती है और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकती है। NaOH एक प्योर बेस है। इस तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सल जो हैं ये जो सारे हैं ये न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल में आते हैं। 10th क्वेश्चन था हमारे पास, आई थिंक 11 है जी, ये 11th क्वेश्चन है। वो ये था कि वाई आयोडाइड आयन इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन
देन क्लोराइड आइन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ये बेटर क्यों है। तो ये टॉपिक अभी मैंने स्किप किया था, ये रह गया था हमारा कि कौन सा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छा होता है और कौन सा जो होता है वो पुअर होता है। तो इसमें दो रीज़न अभी आती हैं, ठीक है। सबसे पहली रीज़न क्या है कि आयोडाइड आइन का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, साइज़ जिस चीज़ का भी ज़्यादा होगा वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन इसके रिवर्स में वो एक बुरी बेस होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना। चलिए ये तो एक्स्ट्रा बात है कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अच्छे या बुरे होने में, बेटर या वीक होने में सबसे पहला रोल किस चीज़ का, साइज़ का है। अगर तो ये साइज़ जो है ज़्यादा हो तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मैं लिख देता हूँ हायर साइज़ हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, राइटिंग भी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और साथ में ये जो बैकग्राउंड शोर होता है इस पर भी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। इतना टाइम नहीं होता कि बंदा वो वॉइस आइसोलेशन करे या नॉइस रिडक्शन करे। तो दूसरी जो इसमें मेन रीज़न आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो क्लोरीन होती है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इस हैलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की होती है, जबकि आयोडीन जो है वो बिल्कुल लास्ट पे आता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है लो। अब जब भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इजीली अटैक कर सकेगा और अच्छा बॉन्ड बना सकेगा। तो यानी कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था सिन एडिशन। ये तो आप सबका पता होना चाहिए कि सिन एडिशन क्या होती है। कि ऐसी एडिशन, द एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है मोस्टली, इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉन्ड, या सेम प्लेन में जब एडिशन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन। एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। ये एक हमारे पास अल्कीन है, CH2 होगा सॉरी, और यहाँ पे H2C। इसके ऊपर आके जब हाइड्रोजन की एडिशन मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूँ, यानी ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, सॉरी दो एटम है, एक मॉलिक्यूल है। तो इसने इसी साइड से इसने भी अटैक करना है, इस साइड से भी इसी ने भी अटैक करना है, तो एक ही साइड से इन दोनों की एडिशन हो जाएगी और हमें हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने लेक्चर्स में करवा दिए हैं, सिवाय एक दो के जो मैंने करवाए नहीं है, लेकिन आप लोगों ने खुद ही कहा था हम वो कर लेंगे। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन था एनकीमेरिक असिस्टेंस। अब ये जो है ना, ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब जो सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, मैंने बताया होगा शायद, इसी को हम कहते हैं SNI मैकेनिज़्म, इसी को हम कहते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए इसकी एक प्रॉपर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आपने इस चीज़ को अपने नोट्स में ना ऐड कर लेना है, ठीक है। अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर गो थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% जो होता है वो रिटेंशन कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है या फिर जो एनकीमेरिक असिस्टेंस है, ये पूरे रिएक्शन नहीं होती, ये एक छोटा सा पार्ट होती है। पूरी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SNI रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक जो छोटी सी एक स्टेज आती है, मैंने ये स्टेज लिखा है, इसको पार्डन मी, इसको हम स्टेज लिख देते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जिसमें नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन होती है या एनकीमेरिक असिस्टेंस होती है। उसके नतीजे में होता क्या है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 1000 टाइम फास्टर हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि अगर नॉर्मल SN1 या SN2 रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल बाहर से आके अटैक कर रहा है, तो वो अगर रिएक्शन 10 टाइम फास्टर है, तो अगर किसी भी ऐसा रिएक्शन जिसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो जो है वो 10,000 टाइम फास्टर हो जाएगा। ये होती है एनकीमेरिक असिस्टेंस का मतलब ये है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज ला रहा है। अब ये कौन सी स्टेज होती है, जब हमारे पास साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। आपको याद होगा मैंने SNI में, अगर किसी को नहीं पता तो SNI वाली जो वीडियो है वो दोबारा एक दफ़ा देख सकते हैं। SNI रिएक्शन में सबसे पहले मैंने एक प्रेपरेटरी स्टेप कराया था। प्रेपरेटरी स्टेप में हमें कुछ ये वाली स्पीशी जो है, ये वाली जो स्पीशी है ये देखने को मिली थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने कहा था कि ये जो क्लोरीन होता है
ये असल क्लोरीन है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर रहा है, और यही हमारा रिएक्टेंट है, और यही क्लोरीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर रहा है। इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, और यही नेबरिंग ग्रुप होगा, और यही जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एनकीमेरिक असिस्टेंस। तो ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है और कुछ नहीं है, ठीक है, असिस्टेंस। और अब जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला एक इंटरमीडिएट या आप कह देते हैं ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। मज़ीद आपको क्लैरिफाई कर दूं, वहाँ जब मैंने SN1 रिएक्शन करवाया था वहाँ मैंने दोनों मैकेनिज्म लिखे थे, एक ये कंसर्टेड यानी कि SN2 वाला, और एक इस तरह मैंने नीचे को ड्रा करके SN1 लिखा था स्टेप वाइज, जिसमें सबसे पहले ये लीव होता है, दोबारा आके ये अटैक करता है, ठीक है। तो इससे भी आपने घबराना नहीं है, दोनों से पॉसिबल है। तो जब ये वाला होगा ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला आप देखें ना कि ये जो Cl है ये अंदर ही मौजूद है, अब ये जब इसके ऊपर अटैक करता है तो एक तो में टाइम कम लगता है, तो जो टाइम कम लगने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रही है, जल्दी काम हो रहा है। ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर क्या होता है कि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है, एक ये बॉन्ड ब्रेकेज होती है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये जो कार्बन का जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो क्लोरीन के साथ बन जाता है, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर हम देखें आपने उस रिएक्टेड में, उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो OH ग्रुप लगा होता है, वो इसी साइड पे लगा होता है, राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी राइट साइड पे ही आके क्लोरीन जो है वो अटैच हुआ है, तो ये रिटेंशन हो जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनकीमेरिक असिस्टेंस ही कहती हैं। तो अगर आपको पेपर में NGP यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन SNI या फिर ये एनकीमेरिक असिस्टेंट पूछा जाए तो आपने यही बता देना। इसका सेकंड पार्ट था थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो है मतलब ये जो डेटा है ये कैसे हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने वो देख लेनी है। सबसे पहली वीडियो बनाई ही इसी पे थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मैंने फाइल आपको भेजी थी, आप लोगों ने वहाँ से कर लेने। अगर किसी को कोई इशू है वो मुझसे सेपरेटली डिस्कस कर सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे, लीव इट। आप लोग परेशान न होइएगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। हमने पेपर दिए ना तो हमारे सिलेबस में नहीं था तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेलोनिक एस्टर और इसकी एप्लीकेशन। ये अभी आगे चल के ना जो कन्वर्जन आएंगे ना वहाँ पे मेलोनिक एस्टर यूज़ होगा, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप पेंडिंग में कर दें। और क्वेश्चन नंबर 6 में विटिंग रिएक्शन है, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। और सिन एंड एंटी एलिमिनेशन, ये लोग आप अल्फा और बीटा एलिमिनेशन में उसी फाइल में आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने कोशिश की है स्पीड अप होने की, तो बर्दाश्त कीजिएगा इस चीज़ को। अल्लाह हाफिज़।